क्या कभी सोचा है कि आज से 1200 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक ऐसा अजूबा बनाया जा सकता हो जो आज भी साइंस को चैलेंज करता हो? हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की। ये बस पत्थरों से बनी कोई आम इमारत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ही पत्थर में से तराशा गया एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से जो भी इसे देखता है बस देखता ही रह जाता है। तो चलिए इस अद्भुत पहेली को इसके साइज से ही समझना शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 लाख टन। जी हाँ, 2 लाख टन पत्थर काटकर बाहर निकाला गया था इसे बनाने के लिए। अब सोचिए, ये इतना ज्यादा है कि आज के जमाने में अगर इसे ढोना पड़े तो 11,000 से भी ज्यादा ट्रक्स लगेंगे। 11,000! इनक्रेडिबल है ना? और पता है, यही वो बात है जो इसे लगभग इम्पॉसिबल बना देती है। ये मंदिर ईंट या पत्थर जोड़ जोड़ कर नहीं बनाया गया, बिल्कुल नहीं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसे ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया, मतलब टॉप डाउन। इसका सीधा सा मतलब था कि एक छोटी सी भी गलती और पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद। कोई अंडू बटन नहीं था। तो सबसे बड़ा सवाल, ये बना कैसे? क्या ये कोई सुपरनैचुरल पावर का काम था? क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की तो उन्हें क्या मिला? सिर्फ हथौड़े और छेनी जैसे साधारण आम से औजार। तो फिर सवाल वही है, इतने मामूली औजारों से इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम आखिर हुआ कैसे? और बस इसी एक सवाल से हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो जाती है कि इसे बनाया किसने, और उससे भी इंपॉर्टेंट, कितने टाइम में बनाया। अब देखिए, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज प्रथम ने बनवाया था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उनका शासनकाल तो सिर्फ 18 साल का था। सिर्फ 18 साल! इतने कम टाइम में इतना विशाल, इतना कॉम्प्लेक्स निर्माण, ये सुनने में ही अनबिलीवेबल लगता है। इसी एक सवाल ने हिस्टोरियंस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। मतलब 2 कैंप्स बन गए। एक तरफ थे जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट हर्मन गोइट्स। उनकी थ्योरी थी कि ये एक बहुत ही धीमी, सदियों तक चलने वाली प्रक्रिया थी। और दूसरी तरफ थे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट M.K. धवलीकर, जिनका दावा बिल्कुल उल्टा था। उनका कहना था कि ये एक ही राजा के राज में सिर्फ 12 सालों में पूरा किया गया एक हाई स्पीड फोकस प्रोजेक्ट था। गॉइस का तर्क देखा जाए तो काफी सीधा साधा था। उनका कहना था कि देखो, मंदिर में 10 अलग अलग तरह के आर्ट स्टाइल्स दिखते हैं, और उनके हिसाब से ये इस बात का पक्का सबूत था कि इसे बनाने में 500 साल और 8 अलग अलग राजा लगे। सिंपल लॉजिक, अलग दौर, अलग राजा, इसीलिए अलग अलग आर्ट स्टाइल। मेक सेंस, राइट? लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल था? मतलब क्या एक राजा अपने इतने छोटे से शासनकाल में ऐसा कुछ बना सकता था जो सदियों का काम लगे? M.K. धवलीकर का दावा सुनने में तो बिल्कुल अनबिलीवेबल था, पर उनके पास कुछ ऐसे जबरदस्त सबूत थे जिसने इस पूरी डिबेट का रुख ही मुड़कर रख दिया। धवलीकर के मुताबिक इस पूरी कहानी की शुरुआत एक जंग से होती है, जब राजा कृष्णराज प्रथम ने अपने सबसे बड़े दुश्मन चालुक्य वंश को हराया तो उन्होंने पट्टाडकल में उनका बनाया हुआ शानदार विरूपाक्ष मंदिर देखा, और वो उससे इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि वो उससे भी भव्य, उससे भी विशाल मंदिर बनाएंगे, एक स्टेटमेंट पीस। और उनका आइडिया सच में जीनियस था। उन्होंने क्या किया, जो चालुक्य आर्किटेक्ट और मूर्तिकार जंग में हारे थे उन्हें इकट्ठा किया। फिर साउथ की एक और बड़ी शक्ति पल्लव वंश, उनके माहिर कारीगरों को भी बुलाया, और फिर इन दोनों ग्रुप्स को दक्कन के अपने राष्ट्रकूट कारीगरों के साथ मिला दिया। ये उस जमाने की एक ड्रीम टीम थी, एक सुपर ग्रुप। इस टीम की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या थी? इसमें हर किसी के पास अपनी एक खास एक्सपर्टीज थी। जैसे कांचीपुरम के पल्लव और बादामी के चालुक्य, वो लोग बारीक से बारीक डिजाइन और एकदम लाइफ लाइक मूर्तियां बनाने में माहिर थे। उनका स्पेशलाइजेशन था फिनिश। और राष्ट्रकूट, वो अपने इलाके की कठोर बैसाल चट्टानों को काटने और बड़े पैमाने पर खुदाई करने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। वो थे पावर हाउस। तो सोचिए, जब इन तीनों का ज्ञान, अनुभव और कला सब एक साथ आए तो जो काम इम्पॉसिबल लग रहा था वो पॉसिबल हो गया। और बस यहीं गॉइट्स की 500 साल वाली थ्योरी का जवाब मिल गया। मंदिर में जो अलग अलग आर्ट स्टाइल्स थे वो अलग अलग सदियों के नहीं थे, बल्कि एक ही समय पर एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही अलग अलग कल्चरल टीम्स के थे। माइंड ब्लोइंग है ना? तो ठीक है, आर्ट की पहेली तो सुलझ गई,
पर अब असली सवाल ये उठता है कि आखिर इन आर्किटेक्ट्स के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी, ऐसी कौन सी टेक्निक थी जिससे ये काम इतनी इतनी तेजी से पूरा हो सका। देखिए, एक बात समझनी जरूरी है, कैलाश मंदिर कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये उस आर्ट का, उस रॉक कट आर्किटेक्चर का कल्मिनेशन था जिसे भारत में 1000 साल से भी ज्यादा टाइम से परफेक्ट किया जा रहा था। ये सफर शुरू हुआ था 3री सदी ईसा पूर्व की बराबर गुफाओं से, फिर अजंता, एलिफेंटा, महाबलीपुरम से होते हुए ये फाइनली अपने पीक पर पहुंचा कैलाश मंदिर पर। उनका तरीका बड़ा सिस्टमैटिक था। स्टेप 1, सही चट्टान चुनो। स्टेप 2, मेन मंदिर के चारों तरफ 3 बहुत बड़ी खाइयां या ट्रेंचेस खोदो। इससे क्या हुआ, बीच में मंदिर के साइज का एक विशाल पत्थर का ब्लॉक अलग हो गया। और फिर स्टेप 3, उसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशना शुरू कर दो। और चट्टान के बड़े बड़े टुकड़ों को बिल्कुल परफेक्टली अलग करने के लिए उन्होंने एक कमाल की लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सरल टेक्निक का इस्तेमाल किया। सोचिए, कारीगर चट्टान में एक लाइन से छेद करते, उनमें कसकर सूखी लकड़ी की कीलें ठोकते और फिर उन पर पानी डाल देते। अब क्या होता, लकड़ी पानी सोखकर फूलती, जिससे एक जबरदस्त प्रेशर बनता जो उस कठोर बेसाल चट्टान को ठीक उसी लाइन पर तोड़ देता जहां वो चाहते थे। सिंपल बट एब्सोल्यूट जीनियस। और ये चीज उनके ब्रिलियंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को दिखाती है। धवलीकर का अनुमान है कि खाई खोदने और मंदिर की कार्विंग का काम दोनों एक साथ चल रहे थे। मतलब जैसे ही चट्टान का ऊपरी हिस्सा अलग होता, एक टीम उसे तराशना शुरू कर देती, जबकि दूसरी टीम नीचे खाई खोदती रहती। इसी पैरेलल वर्किंग की वजह से ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगभग 12 साल में ही पूरा हो गया। टॉक अबाउट एफिशिएंसी। तो अब तक हमें ये तो पता चल गया कि मंदिर कैसे बना और इतनी जल्दी कैसे बना। आर्ट का राज भी खुल गया, टेक्निक का भी। लेकिन एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली बनकर खड़ा है। वो जो 2 लाख टन पत्थर, 200,000 टन जो मंदिर बनाने के लिए काटा गया था, वो आखिर गया कहां? आज तक उसके मलबे का, उसके डेब्री का कोई नामो निशान क्यों नहीं मिला? अब देखिए, इसे लेकर कुछ थ्योरीज जरूर हैं, पर पक्का सबूत वो किसी के पास नहीं है। एक अंदाजा है कि हो सकता है उन पत्थरों से पास की कोई और बिल्डिंग्स या सड़कें बना दी गई हों, या शायद उन्हें आसपास की घाटियों में फेंक दिया गया हो। एक थ्योरी यह भी है कि पत्थर को इतनी बारीक धूल में बदल दिया गया था कि वो 1300 सालों में हवा पानी से बह गई। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं। तो कैलाश मंदिर हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि जिसे हम कभी-कभी इम्पॉसिबल मान लेते हैं, वो असल में हमारी अपनी समझ की, हमारी इमेजिनेशन की एक सीमा होती है। ये मंदिर इंसान की कल्पना, उसके सहयोग और उसके अटूट संकल्प का एक जीता जागता प्रमाण है। अ टेस्टमेंट टू ह्यूमन इंजेन्युइटी। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इतिहास में न जाने और कौन-कौन से ऐसे शानदार अजूबे छिपे हैं जो बस हमारे उन्हें समझ पाने का इंतजार कर रहे हैं।